नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू हुई कार्यवाही। अट्ठाईस फरवरी को हो सकता है बिलासपुर नगर निगम का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री होंगे शामिल, तैयारियां शुरू। बिलासपुर शहर को जल्द मिलेंगी ई-सिटी बस। पेट्रोल डीजल के खर्च से मिलेगी मुक्ति। और सिरगिट्टी क्षेत्र में नहीं थम रहा अपराध। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में लगाई गई आग। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल रमेन डेका ने सोमवार को छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के पंचम सत्र को संबोधित किया और अभिभाषण पढ़ा। विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल श्री डेका का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2025 में आयोजित इस प्रथम सत्र में सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह विधानसभा गणतंत्र का मंदिर है, यहाँ संविधान की पूजा होती है। मुझे खुशी है कि सदस्यगण अपनी पूरी क्षमता के साथ यहाँ अपने संवैधानिक दायित्वों को निभा रहे हैं। अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आम जनता की आवाज इस फोरम में रख रहे हैं। विकसित देश की सूची में शामिल होने भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ तैयार करने मेरी सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने मेरी सरकार ने जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञों तथा आम जनता का फीडबैक लेकर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए बारीकी से रणनीति तैयार की है और इस पर अमल कर रही है। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए अपनी बात रखी। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से सत्र का शुभारंभ होगा और इस अवसर पर मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी और इस सत्र में कई नए विधेयक भी आने वाले हैं और जिस पर पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से सार्थक चर्चा भी होगी। अब हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्होंने जब नगरीय निकाय में भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है तो नगरीय क्षेत्रों में भी सरकार विकास के कामों में गति लाएगी। दुर्ग से उतई रोड पर धान से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में 725 बोरी धान लोड था और वह घोटवानी के धान खरीदी केंद्र से सैलूद स्थित राइस मिल जा रहा था। आपको बता दें कि ड्राइवर के मुताबिक ट्रक के ओवरहीट होने से ये आग लगी है। ट्रक का टेम्परेचर मीटर खराब होने के कारण ओवरहीट की जानकारी समय पर पता नहीं चल सकी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग पहुंचाने में जुटी रही। इधर मस्तूरी में पहले चरण का पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद 20 फरवरी को बिल्हा में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जिला पंचायत बिलासपुर के क्षेत्र क्रमांक 1 से 5 तक के चुनाव संपन्न हुए। इसमें भाजपा के 3, कांग्रेस के 1 और निर्दलीय के रूप में 1 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। रविवार को रिटर्निंग अधिकारी ने नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। 17 फरवरी से 23 फरवरी के बीच छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, जिसके तहत बिलासपुर जिले में 17 फरवरी को मस्तूरी विकासखंड में चुनाव संपन्न हुआ तो वहीं 20 फरवरी को बिल्हा विकासखंड में चुनाव कराया गया, जबकि 23 फरवरी यानी रविवार को तखतपुर और कोटा में चुनाव संपन्न हुए हैं।
मस्तूरी के 5 जिला पंचायत क्षेत्र में 3 में कांग्रेस, 2 में भाजपा की जीत हुई तो बिल्हा में 3 में भाजपा, 1 में कांग्रेस और 1 में निर्दलीय प्रत्याशी अपनी जगह बनाने में सफल हुआ है। बिल्हा विकासखंड में जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए सभी सदस्यों को रविवार को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अनीता, राजेंद्र शुक्ला, राजेश सूर्यवंशी, डॉक्टर गोविंद यादव सहित अन्य निर्वाचित सदस्यों ने रिटर्निंग अधिकारी से प्रमाण पत्र हासिल किया। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि अब उनकी पहली प्राथमिकता है कि वह अपने क्षेत्र में तेजी से विकास करें। इसके लिए अब वह लगातार जनसंपर्क कर उन क्षेत्रों में पहुंचकर वहां विकास की रफ्तार को गति देंगे। सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार। कांग्रेस पार्टी ने मुझे अधिकृत किया, इसके लिए पार्टी को भी धन्यवाद। पार्टी के सभी लोगों का आभार। जी, हमारे क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनका के लिए हम विकास कार्य करेंगे और उन समस्याओं का निदान भी करेंगे। इससे पहले तिफरा नगर पंचायत अध्यक्ष मैं रही, वहाँ के विकास कार्य को आप लोगों ने देखा है। तो वहाँ पे भी शुक्ला जी ने हमारे साथ कदम कदम पे सहयोग किया था। यहाँ भी हम विकास कार्य करेंगे और लोगों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे और यहाँ भी शुक्ला जी कदम कदम पे हमारा साथ देंगे। देखिए, हमारी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है और आदरणीय धर्म कौशिक जी विकास पुरुष कहा जाता है, तो इनके नेतृत्व में मार्गदर्शन में चुनाव हुआ है। हमको पूरा संरक्षण प्राप्त है, पूरा विकास है। नहीं, मैं वो क्षेत्र में भी बोला हूँ, सरकार हमारी है, सरकार के साथ चलिए, विकास के साथ चलिए। नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिला पंचायत बिलासपुर में भाजपा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने जा रहा है, क्योंकि जनता ने इस पर लगभग मुहर लगा दिया है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मंडी अध्यक्ष और कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बिलासपुर जिला पंचायत में निर्वाचित होंगे। हालांकि उन्होंने दोहराया कि जो भी अध्यक्ष बने बिलासपुर जिला पंचायत क्षेत्र में विकास की गति को आगे बढ़ाए, ताकि जनता ने जिस उम्मीद के साथ सदस्यों को चुना है उस पर वह खरा उतर सके। और भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत में हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेंगे, जीत करके आएंगे। और अभी हम गोविंद यादव जी के हमारे जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्हा जनपद में भी हमारे स्पष्ट बहुमत आए हैं और उसके लिए भी हमारे सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, जनता को भी बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। पथरिया बिल्हा में पिछले बार भी हमारे जनपद अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, इस बार भी हमारे जनपद उपाध्यक्ष रहेंगे और जिला पंचायत पे भी हम लोग बनाएंगे। नहीं भाई, एक कांग्रेसी जीत करके आया है 25 में। मस्तूरी में तो तस्वीर बदल जाती है। 25 में एक कांग्रेसी जीत करके आया है, कोई बाकी बीजेपी और सपोर्टेड जीत करके आए हैं, कुछ निर्विरोध जीत करके आए हैं, इंडिपेंडेंट जीत करके आए हैं। मस्तूरी में बड़ी उठापटक हुआ। मस्तूरी में भी मुझे जो डॉक्टर साहब से बात हुई है तो बताया कि हमारे अध्यक्ष बनेंगे, बहुमत हमारी है करके मेरी बातचीत हुई है। मैं देखा नहीं हूँ कितना है, लेकिन अधिकांश जगह जैसे कब मुंगेली का आपको बता रहा हूँ, मुंगेली हमारे क्लियर आ गए हैं, लोरमी हमारे क्लियर आ गए हैं और बिल्हा हमारे क्लियर आ गए हैं जो चुनाव हुए हैं। बाकी जो चुनाव आज होने हैं उसमें भी हमारे अध्यक्ष बनेंगे। तो मैं समझता हूं कि चूँकि वो सिंबाल में था इसलिए स्पष्ट दिखाई दे रहा था, ये पार्टी के सिंबाल में नहीं है इसलिए आप लोगों को अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनाव में आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। जिला पंचायत में खिचड़ी नजर आती है। देखिए, बिलासपुर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 बिल्हा के सभी मतदाता भाइयों बहनों को बहुत दिल से आभार और एक ऐतिहासिक मतों से जो उन्होंने विजय दिलाई, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि उन मतदाताओं ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझ पर कितना यकीन और विश्वास किया, ये मैं इस अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर सकता। इतना ज़बरदस्त उन्होंने आशीर्वाद दिया है, मैं उनका कर्जदार हूं। मेरी पत्नी को जो इतने भारी मतों से और कांग्रेस पार्टी को जो उन्होंने जिताया है, उसके लिए राजेंद्र शुक्ला उनके विकास के लिए हर वो काम करेगा जो उनकी अपेक्षा है और पूरा प्रयास करूँगा कि भले भाजपा की सरकार है पर हम अपनी मेहनत से और बहुत से गाँव में जो छोटे-छोटे काम होते हैं उनको करने के लिए हम उनकी पूरी सेवा करेंगे, ताकि आने वाले समय में भी कांग्रेस के लिए जब हम मैदान में जाएँ तो बड़े ऊर्जा और उत्साह के। देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि इस चुनाव में कांग्रेस ने मेरी पत्नी को अधिकृत किया और इस चुनाव में जो सफलता ऐतिहासिक मिली उससे मैं अभिभूत हूँ और मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे प्रति जो प्रेम था उस क्षेत्र की जनता को उन्होंने दिखाया और मुझे फिर से एक ऊर्जा दी है जो मेरी पत्नी
अनीता शुक्ला के साथ काम करके हम लोग फिर से कांग्रेस को भी मजबूत करेंगे और क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाएंगे और कांग्रेस लग रहा है पूर्व में 2 बार जनपद में रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। छत्तीसगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बिलासपुर जिले में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस और भाजपा अभी तक के चुनाव में बिल्कुल बराबर स्थिति में है। ऐसे में कोटा और तखतपुर का परिणाम यह बतलाएगा कि जिला पंचायत में किसकी सरकार बनने जा रही है। सरकार चाहे किसी की भी बने, मुद्दा केवल विकास का होना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम में भाजपा की सरकार आने के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि 28 फरवरी को मुख्यमंत्री सहित उनके मंत्रिमंडल और विधायकों की मौजूदगी में बिलासपुर नगर निगम के महापौर और पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। 15 फरवरी को बिलासपुर नगर निगम में भाजपा के महापौर के तौर पर पूजा विधानी और इसी दल के अधिकांश पार्षद निर्वाचित हुए हैं, जिसके बाद अब शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी को शहर की सत्ता के लिए महापौर और नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद शपथ लेंगे। बिलासपुर के मुंगेली नाका ग्रीन पार्क ग्राउंड में नगर निगम द्वारा शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे 28 तारीख को बिलासपुर नगर निगम की महापौर और यहाँ के सभी पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर को 3 बजे यह शपथ ग्रहण समारोह है। हमारे प्रदेश के मुखिया और उप मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय राज्य मंत्री जी सहित सारे विधायक, सारे जनप्रतिनिधि इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण का भी रहेगा। जब गैजेट में नोटिफिकेशन होता है उसके 15 दिवस के अंदर इसका गठन होना भी रहता है। तो जैसे ही गठन होगा तो जल्द से जल्द नए प्रस्ताव जो हमारे पास कुछ लंबित हैं उनको पूर्ण रूप से रखा जाएगा MIC में और सामान्य सभा में, और ज़्यादा स्पीड लाया जाएगा विकास में। अभी निर्देश शासन से प्राप्त नहीं हुए, जैसे निर्देश प्राप्त होंगे इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक के अलावा संगठन के नेता मौजूद रहेंगे, क्योंकि सोमवार को सभापति चयन के लिए पर्यवेक्षक आएंगे। इसके बाद शपथ ग्रहण का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। हालांकि नगर निगम के द्वारा शपथ ग्रहण और सम्मेलन को लेकर समस्त औपचारिकता पूरी कर ली गई है, ताकि जैसे ही शपथ ग्रहण हो तत्काल सम्मेलन आयोजित कर शहर विकास को गति दी जा सके। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के 18 पार्षद जीत कर पहुंचे हैं। इसके बाद अब यहां नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा वरिष्ठ और युवा पार्षदों का पैनल तैयार किया जा रहा है, जिससे एक नाम का चयन कर इन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सके। इसमें कई बार के जीते हुए पार्षद के अलावा युवा और तेज तरार पार्षद भी शामिल किए जा रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी दायित्व सौंप सकती है। जिला शहर अध्यक्ष कांग्रेस ने बताया कि फिलहाल नाम का फाइनल लिस्ट तैयार हुआ है। इसके बाद प्रदेश कमेटी के सामने इसे रखा जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है 18 पार्षद हमारे जीते हैं और सशक्त विपक्ष की भूमिका, सर्वांगीण विकास के लिए बिलासपुर के हमारे पार्षद लगातार संघर्ष करेंगे, लगातार अपनी मांगों को रखेंगे और मुस्तैदी के साथ पूरे कार्यकाल में चाहेंगे कि जनहित में सारे काम हों। उसके लिए नेता प्रतिपक्ष का भी हम चुनाव करेंगे और पार्षद दल की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गाइडलाइन आने के बाद पार्षद दल की मीटिंग होगी।
या जैसा भी गाइडलाइन होगा उसके हिसाब से। अभी तक के 2 लोग आकर के मेरे पास अपनी दावेदारी प्रस्तुत किए हैं। एक है बहुत ही सीनियर पार्षद भरत कश्यप जी और दूसरा शहजादी कुरैशी। 2 लोगों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। हाई कमान से इस पे हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी से और प्रदेश चयन समिति से हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो निर्णय होगा वो सबको अवगत कराएंगे। इधर बिलासपुर में कांग्रेस के भीतर बढ़ती गुटबाजी और विवादों के बीच सोमवार को विधायक अटल श्रीवास्तव की निष्कासन की अनुशंसा के लिए धनेंद्र साहू की अध्यक्षता में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जांच करेगी। ये कमेटी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और निष्कासित नेताओं से अलग अलग चर्चा करके पूरे मामले की जानकारी लेगी। विधायक अटल श्रीवास्तव द्वारा जिला अध्यक्ष को चपरासी कहे जाने का मामला तूल पकड़ चुका है, जिससे कांग्रेस के भीतर आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। इस मुद्दे पर पार्टी नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी जारी है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अंतिम निर्णय लेगी, जिससे ये तय होगा कि अटल श्रीवास्तव कांग्रेस में बने रहेंगे या पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी वाले शहरों को ई बस सेवा से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत बिलासपुर को भी पीएम ई बस मिलने जा रही है, जिसका संचालन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। ई बस सेवा के प्रारंभ होने से जहां पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी मदद मिलेगी। शहर वासियों को सस्ते दर पर आवागमन की सुविधा देने के लिए कुछ वर्षों पहले सिटी बस सेवा प्रारंभ की गई थी। बेहतर देखरेख का अभाव और कोरोना की वजह से सिटी बस की हालत खस्ता हो गई। अब इन्हें रिपेयर किया जाना भी महंगा पड़ रहा है। ऐसे में सरकार भी अब पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करना चाहती है। यही वजह है कि अब स्मार्ट सिटी वाले शहरों में ई बस सेवा प्रारंभ की जा रही है। पीएम ई बस सेवा के तहत बिलासपुर को भी लगभग 50 बस मिलने जा रही है। पहले खेप में 20 बस अगले महीने बिलासपुर पहुंच रही है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के लिए कंपनी का निर्धारण भी कर दिया गया है, जो इन बसों का संचालन करेगी। शहरवासियों के लिए यह एक बड़ी सौगात होगी। एक पीएम ई बस का जो टेंडर है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक बस आने वाली है, वो रेडी है, वो टेंडर हो भी गया है। इसके बाद इसके पे कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी और सेंटर से जो टेंडर हुआ था इलेक्ट्रिक बसेस के, वो भी फाइनल हो चुका है। उसका बस ऑपरेटर भी छत्तीसगढ़ के लिए फाइनलाइज हो गया है, तो ये जल्द से जल्द हमें मिल जाएगा। हमारे पास जो बिलासपुर में एयरपोर्ट है, इस पर डीवीआर हमें जल्द से जल्द मार्च में प्राप्त हो जाएगा और उस पर जो सिविल वर्क है वो भी हो जाएगा। तो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी हमारे पास जल्द से जल्द बढ़ने वाली है। इसके साथ सिटीज़ 2.0 के अंतर्गत हमारा एक 4 क्वाड्रिलेटरल जो एग्रीमेंट है वो जयपुर में साइन होना है नेक्स्ट मंथ, जिसमें हमें वेस्ट डेवलपमेंट प्लान के लिए 100 करोड़ प्लस केंद्र सरकार से मिलेगा। तो इस तरह की योजनाएं हैं जिसमें आगे बिलासपुर विकास के अग्रसर रहेगा। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक वाहन के संचालन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। 2 पहिया, 4 पहिया और बड़े वाहनों को इलेक्ट्रिक के माध्यम से संचालित करते हुए पेट्रोल और डीजल में जिस तरह से निर्भरता कम की जा रही है, यह दर्शाता है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहद गंभीर है। तो वहीं इलेक्ट्रिक सिटी बस के संचालन से शहरवासियों को भी सस्ते दर पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। शहर में सस्ते दर पर लोगों को आवागमन की सुविधा देने के लिए बिलासपुर में सिटी बस चलाया गया था, जिसके बाद से निरंतर ये शहरवासियों को सेवा दे रही थी। लेकिन अब सरकार पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी सोच रही है और पेट्रोल और डीजल की निर्भरता कम करने के लिए अब ई बस चलाए जाने की योजना है। पीएम ई बस योजना को बिलासपुर में भी चलाया जाना है। इसके लिए जो टेंडर प्रक्रिया है उसे नगर निगम में पूरा कर लिया है और इसके लिए जो संचालन का जिम्मा जो कंपनी देखेगी उसके भी टेंडर फाइनल हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि
15 से 20 दिनों के अंदर ये ई बस शहर पहुंच जाएगी और अगले महीने से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर जो ई बस सेवा शुरू होगी, इसमें जो लोग हैं, बिलासपुर वासी हैं, वे आसानी से यात्रा कर सकेंगे और जो सिटी बस सेवा है, इस तरह से जो सिटी बस खस्ता हाल है उससे निजात लोगों को मिल जाएगी। सिटी बस की जो हालात हैं वो इस समय बेहतर नहीं है, जगह जगह सिटी बस खटारा हो चुके हैं लगभग, और कहीं ना कहीं जो इससे यात्रा करते लोग वे भी इसकी जो सेवा है उससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन अब जब ई बस बिलासपुर पहुंचेगी और इसका संचालन शुरू होगा, निश्चित तौर पर सस्ते दर पर जो आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रशासन की कोशिश है उस पर कहीं ना कहीं बल मिलेगा और लोगों को भी एक बेहतर फैसिलिटी मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी एक व्यवस्था मिलेगी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। बिलासपुर के सेंट विसेंट प्लॉट स्कूल में हुए ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 4 छात्र छात्राओं को पकड़ लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। पकड़े गए 2 छात्र और 2 छात्राओं को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। आशंका जताई जा रही है कि फरार आरोपी को उसके परिवार ने शहर से बाहर भेज दिया है। गौरतलब है कि 21 फरवरी को स्कूल के बाथरूम में हुए सोडियम ब्लास्ट में एक छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसका इलाज अब भी एक निजी अस्पताल में जारी है। जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी उसी स्कूल के छात्र छात्राएं हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 छात्रों को आरोपी बनाया है, जिसमें एक फरार छात्र की तलाश अभी जारी है। इधर बिलासपुर की प्रतिष्ठित छत्रपति शिवाजी राजे सेवा समिति द्वारा सिकल सेल पीड़ित बच्चों के लिए 11वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित किया गया। रक्तदान एक महान सेवा है जो न केवल जरूरतमंद मरीजों के जीवन को बचाने में सहायक होती है, बल्कि रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक मानी जाती है। सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए रक्तदान जीवनदायिनी भूमिका निभाता है, क्योंकि इन मरीजों को समय समय पर रक्त की आवश्यकता होती है। इस पहल से समिति समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश भी दे रही है कि रक्तदान केवल एक सामाजिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि यह मानवता की सच्ची सेवा भी है। आपको बता दें कि रक्तदान करने से शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और कई बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। अपने रक्तदान देने पर मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, अच्छे लोग हैं, बढ़िया। यहाँ सर्टिफिकेट भी दिया गया है और खुश हूँ मैं अपना रक्तदान देकर। हाँ, आगे मैं हर साल यहाँ आकर दूंगा और जितना बन सके मैं उतना अपना देश के लिए और लोगों के लिए करूँगा आगे भी। छत्रपति शिवाजी राजे सेवा समिति द्वारा विगत 10 वर्षों से हम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा 11वां वर्ष है और हम सिर्फ और सिर्फ सिकल सेल पीड़ित बच्चों को देते हैं। इसके अलावा हम किसी को नहीं देते हैं। सिम्स के माध्यम से उन्हें निःशुल्क ब्लड मिलता है। जितने हमारे सिकल सेल मरीज हैं, बच्चे खास करके, वो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। ये सारे बच्चे हमको 1 दिन पहले खबर देते हैं कि हमें ब्लड चाहिए और इलाज कराने आना है। हम सिम्स ब्लड बैंक को बोल देते हैं, उनको निःशुल्क ब्लड मिलता है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता। कितने डोनर यहाँ पे आए थे? अभी कम से कम 25-30 डोनर आए हुए हैं। शाम 5 बजे का है और हम कभी टारगेट अचीव नहीं करते हैं कि हमें बहुत से ज़्यादा डोनर चाहिए। हमारे सिकल सेल पीड़ित बच्चों के लिए हमें मिल जाता है ब्लड, हमें उतनी ही आकांक्षा रहती है। और सिम्स के अलावा हम कहीं नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ से जितने सिकल सेल पीड़ित बच्चे हैं उनको निःशुल्क मिलता है। इधर बिलासपुर में 1 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां अब तेज हो गई है। सोमवार से परीक्षा के प्रश्न पत्रों का वितरण शुरू कर दिया गया है। दयालबंद स्थित महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे गए थे। पहले चरण में 73 ग्रामीण परीक्षा केंद्र को और फिर 58 शहरी केंद्रों को प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। परीक्षा वाले दिन सुबह प्रश्न पत्रों को पुलिस थाने से उठाकर निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बने रहे। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर सभी केंद्रों तक 2 से 3 दिनों में प्रश्न पत्र पहुंचाने की योजना बनाई है। साथ ही सभी प्राचार्यों को परीक्षा की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हो सकें। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India.
The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाएं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हाल ही में बोदरी में हुई वारदात के बाद अब सिरगिट्टी के आश्रय परिसर में खड़ी कारों को आग के हवाले करने की घटना से लोगों में दहशत फैल गई है। शनिवार की रात अज्ञात बदमाशों ने संजय कुमार दुबे की स्विफ्ट डिजायर कार में आग लगा दी, जिससे कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं कुछ ही दूरी पर कुलदीप सिंह की कार के पिछले हिस्से को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इसके अलावा तीसरी कार का सिर्फ ढका हुआ कपड़ा जल पाया। इसी रात नयापारा कृति नगर में चोरों ने गणेश गौरी और रौनक छाबड़ा की कारों की बैटरियां भी चुरा ली। बीते दिनों इसी इलाके में लाखों के आभूषण भी चोरी हुए थे, लेकिन अब तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। एक ही रात में आगजनी और चोरी की घटनाओं ने क्षेत्रवासियों को बेचैन कर दिया है, जिससे इलाके में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। इधर बस्तर विश्वविद्यालय में 65 कंप्यूटरों की खरीदी को लेकर उठे कमीशन खोरी के विवाद में लोक आयोग के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ये मामला तब सामने आया जब रायपुर की एक निजी कंपनी, जिसने निर्धारित समय पर कंप्यूटरों की आपूर्ति कर दी थी, उसे भुगतान नहीं मिला। कंपनी संचालक संतोष सिंह ने इस संबंध में लोक आयोग से शिकायत की, जिसमें तत्कालीन कुलपति दिलीप वासनीकर, कुलसचिव एसपी तिवारी और अधिकारी हीरालाल नाइक पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया गया। जांच के बाद 17 मई 2018 को लोक आयोग ने राज्य सरकार से इन अधिकारियों के विरुद्ध जांच की अनुशंसा की। हालांकि रजिस्ट्रार एसपी तिवारी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां उन्होंने तर्क दिया है कि भुगतान पहले ही हो चुका है और कंप्यूटर आपूर्ति का निर्णय कार्य परिषद की स्वीकृति के बाद लिया गया था। लोक आयोग ने अपने पक्ष में कहा है कि सभी आरोपियों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें दोषी मानते हुए जांच की सिफारिश की गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया है। इधर बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत तुर्काडीह पटेल पारा में एक किसान की मेहनत पर अज्ञात बदमाशों ने फिर से एक बार कहर बरपाया है। किसान की सब्जी बाड़ी में लगी फसलें पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई। जी हां, गोभी के फलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जिससे ये स्पष्ट होता है कि किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। तुर्काडीह पटेल पारा के किसान अनिल कुमार पटेल के साथ कोई व्यक्ति इस तरह की ज्यादती कर रहा है कि उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर उसे आर्थिक रूप से बर्बाद करना चाह रहा है। पीड़ित किसान ने ग्रैंड न्यूज़ को बताया कि इससे पहले भी 26 जनवरी और 16 फरवरी को इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक नुकसान करने वालों का कोई सुराग नहीं मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित परिवार की कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर भी बार बार उनकी बाड़ी को ही निशाना बनाया जा रहा है। इस बार बदमाशों ने हद पार करते हुए बाड़ी में रखी लकड़ियों को आग के हवाले कर दिया और कई सामानों की चोरी भी की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने किसान के घर की ईंट की दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश भी की। सौभाग्य से जिस कमरे में चोरी का प्रयास किया गया वहां कोई कीमती सामान नहीं था, जिससे परिवार को और बड़ा नुकसान होने से थोड़ी राहत मिली है। देखिए, पिछले 2-3 बार ये इस तरह का घटना इस बाड़ी में व्यक्तिगत कहे जाए समस्या किसी और की बाड़ी में नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत कोई जो दुश्मनी है वो निकाल रहे हैं, और भाई दुश्मनी अगर किसी को निकालना है तो भाई उसको हमसे वो संपर्क करे कि बाड़ी में भाई ये चीज़ करेंगे तो उचित नहीं है मेरे ख्याल से। वही बता रहे हैं कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं। पिछले अभी 16 तारीख को पाइप को काट दिए थे, और उसके पहले इसमें हाँ, और 26 जनवरी को बता रहे हैं पिछले इसमें दवाई का छिड़काव कर दिए हैं, जिससे वो बन नाशक, जिससे पूरे जो भी हम लगाए रहते बाड़ी में बन की तरह वो बन में वो पूरे ख़त्म हो जाता है, जड़ से वो गल जाता है। तो इस तरह की घटना हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। हाँ, पुलिस में जाकर शिकायत किए हैं, जानकारी दिए हैं, तो हाँ वो बोले हैं कि आज चुनाव हैं, कल सर्वे कराएंगे और जो भी है उसको फिर आगे का कार्रवाई करेंगे करके बोले हैं।
हुआ है? मेरा भी है, पत्ता गोभी, फूल गोभी जो भी बाड़ी में लगा था वो पूरा नुकसान हो चुका है। पूरा धार तलवार से काट दिया गया है और आग भी लगा दिया है। और पिछले पाइप को तोड़ दिया था। जो भी खाद वाद है, रापा उधरी वो सब को ले चुका है। और उससे पहले मेरा बाड़ी में पूरा बदनाशक दवाई का छिड़काव कर दिया है। तो काफ़ी नुकसान हुआ है आपका? हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो। एकड़ में हो गया है? ये करीबन 30 डिसमिल के आसपास है। घटना के बाद पीड़ित किसान ने कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्यवाही जारी है। लगातार हो रहे इन हमलों से किसान परिवार सदमे में है और प्रशासन से उचित सुरक्षा की मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसान की मेहनत पर बार बार हमला करने वाले ये अज्ञात बदमाश है कौन और उनका मकसद क्या है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी जल्दी कार्यवाही करती है। अभी हम मौजूद हैं तुर्काडी में, जहां पर एक पीड़ित परिवार के बाड़ी में कुछ अज्ञात बदमाशों ने काफ़ी शैतानी हरकत कर दी है। आप देख सकते हैं किस तरह से गोभियों को नुकसान किया गया है। पूरी फसल यहाँ पे बर्बाद कर दी गई है और ऐसे कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है जहाँ पर सब्जियाँ पूरी तरह गल के और वो ज़मीन बंजर हो जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से गोभियों को यहाँ पर बर्बाद कर दिया गया है बेदर्दी से। और यहाँ पे आगे हम फूल गोभी, पत्ता गोभी की हालत दिखाएंगे, जहाँ पे अज्ञात लोगों ने पूरे गोभी के फूलों को किसी धारदार चीज़ से काटा है। आपको दिखाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से गोभियों को नुकसान किया गया है। काफ़ी कुछ यहाँ पे नुकसान हुआ है। बरबट्टी की यहाँ पे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। और आगे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर कुछ पीड़ित परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम अभी बात करेंगे कि क्या हुआ है यहाँ पे और किस पर उन्हें संदेह है। क्या लग रहा है कि किसने इस तरह से आपके पूरे बाड़ियों की हालत बेदर्दी से ख़राब कर दिया? बताएंगे, क्या नाम है आपका? जोहित पटेल। बताइए क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ फसल को नुकसान कर दिए हैं। धार तलवार से हर एक चीज़, यहाँ जो भी फसल लगा था उसका बुरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। बहुत बेदर्दी से आपके सब्जियों को काटा गया है। क्या किसी से जातिगत दुश्मनी या व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या आप लोगों की? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर क्यों इस तरह से आप लोगों के इस बाड़ी पर उसकी निगाह टिकी हुई है? कई बार हो गया है बता रहे हैं आप लोग? हाँ, 2-3 बार हो गया ऐसा घटना सर। और अपने को समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला क्या चाह रहे हैं। भाई अगर किसी को कोई दुश्मनी अगर निकालना है तो हमसे संपर्क करे, या कुछ भी ये चीज़ है तो उसको सामने। लेकिन इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, मेरे को तो वो समझ में नहीं आ रहा है। सामाजिक तत्व का व्यक्ति लग रहा है वो, जो ऐसा घटना को अंजाम दे रहे हैं। आप लोगों ने शिकायत की है पुलिस विभाग में, थाने हाँ में? जी, शिकायत किए हैं पुलिस थाने में। वो बोले हैं कि आज तो चुनाव है और कल जाकर उसका मुआयना करके इसका फिर कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करके आश्वासन दिए हैं। फसलों को नुकसान करने के अलावा अज्ञात लोगों ने वहाँ पीछे रखी हुई लकड़ियों पर भी आग लगा दी थी। और जो कमरा वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पर जो खाद होते हैं इस बाड़ी में डालने के लिए, जिससे फसल और उपजाऊ हो सके, उसे भी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और चोरी करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, गरीब किसान जो अपने रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करके फसलों को उगाता है और इस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार करना बेहद ही निंदनीय है। मैं कैमरामैन राकेश के साथ। सिम्स संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर उपचार के अलावा डॉक्टरी की पढ़ाई भी होती है। ऐसे में किसी जूनियर डॉक्टर का शारीरिक उत्पीड़न एक बहुत ही गंभीर विषय है। बीते माह सिम्स में यौन उत्पीड़न की शिकायत का मामला सामने आया था। इसमें मेडिसिन विभाग के एचओडी पर जूनियर डॉक्टर ने यौन उत्पीड़न व शोषण की शिकायत छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स के फेडरेशन से की थी। इस पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर फेडरेशन ने संज्ञान लेने का आग्रह किया था। पीड़िता की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सिम्स की जूनियर डॉक्टर एमडी मेडिसिन द्वितीय वर्ष की छात्रा है। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि पिछले 8 महीने से मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज टेम्भुणकर मानसिक शारीरिक उत्पीड़न कर रहे थे। ड्यूटी के दौरान मौखिक दुर्व्यवहार, अनुचित स्पर्श और जबरन फोन तोड़ने की घटना होने की जानकारी दी गई। अन्य छात्राओं ने भी विभागाध्यक्ष के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में छात्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। धारा 351, 74, 78 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से लकड़ी का कारोबार करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए ग्राम गुड़ी लोनियापारा में बड़ी कार्रवाई की है। वन मंडल अधिकारी सत्यदेव शर्मा और उप वन मंडल अधिकारी प्रहलाद यादव के निर्देशन में की गई इस छापेमारी के दौरान विजय लोनिया के घर से 1 लाख से अधिक की वनोपज और मशीनें जब्त की गई है। मौके पर 2 बढ़ई चैतराम कश्यप और परसराम पटेल अवैध रूप से बीजा की लकड़ी से चौखट बनाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इस दौरान 2 नग बीजा सिलपट, 27 नग बीजा चिरान, 2 HP कटर मशीन राउटर, हाथ रमदा मशीन, हाथ कटर मशीन और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। वन विभाग की इस टीम ने इस सभी सामानों को सर्किल मुख्यालय भेज दिया है। मुख्य आरोपी विजय लोनिया फिलहाल फरार है, जबकि पकड़े गए बढ़इयों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए POR जारी किया गया है। वन विभाग को संदेह है कि ये गिरोह लंबे समय से अवैध लकड़ी तस्करी में संलिप्त था और आगे भी इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जांच जारी रहेगी। बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजनाएं कागजों पर तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। रिवर व्यू रोड जो शहर के सौंदर्य और स्वच्छता का प्रतीक होना चाहिए, वहां कचरे का अंबार लगा हुआ है। सड़क किनारे बिखरा हुआ कचरा, दुर्गंध और गंदगी न केवल शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसके अलावा राहगीरों के लिए भी एक समस्या बन गई है। स्मार्ट सिटी का सपना तभी साकार होगा जब सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। नगर निगम और प्रशासन को जल्द ही इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने होंगे, वरना स्मार्ट बिलासपुर स्मार्ट सिटी के बजाय कचरा सिटी के नाम से पहचानना जाने लगेगा। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।